हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई फिजिक्स को, जिसको हमने लिया है पिनेकल पब्लिकेशन के द्वारा आने वाली जनरल साइंस की एक किताब है भाई, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का आपको क्या है सॉल्यूशन, पूरा जो भी एनसीईआरटी का कंटेंट है वो आपको साथ में प्रोवाइड किया गया है, जो आपके आने वाले अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब काफी अच्छी है भाई, जिसमें थ्योरी है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो पूरा अगर आप डिटेल में साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को बुलवा सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। तो चलिएगा भाई क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दोस्त ऑप्टिक्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रकाशिकी। तो चलिएगा भाई देखते हैं प्रकाशिकी हमारे पास में एक्चुअल क्या चीजें होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाशिकी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें किसके विषय में पढ़ने वाले हैं दोस्त? प्रकाश के विषय में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम जो लाइट की बात करते हैं उस लाइट की विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफी एक बड़ा सा चैप्टर हमारे पास में है भाई, इसको हमें काफी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस देखे गए हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से देखने के लिए मिलेंगे, प्रकाशिकी से देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्यादा वेटेज का हम टॉपिक इसको कह सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने जितने भी टॉपिक अभी तक देखे हैं उसमें अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके पास काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस बनेंगे और साथ ही साथ आपको ऑप्टिक्स से काफी ज्यादा बनते हुए क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक हमारे पास में है भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और एक प्रकाशिकी की अगर हम बात करें, तो ये टॉपिक बाकी टॉपिक के तुलना में थोड़े से आसान भी है, समझने में आसान भी होते हैं और इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वे भी काफी आसान बनते हैं। तो ज्यादा हम इस पे फोकस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी को। तो 6 से 7 घंटे में हम इसको लगभग कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप मेरे साथ साथ प्रॉपर आप नोट्स भी बनाएंगे, मैं आपको नोट्स का मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप इसको बढ़िया से एक बारी कंप्लीट करेंगे। चलिएगा समझना हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज देखिएगा कि प्रकाशिकी हमारे पास में होती क्या क्या है ना जी। ऑप्टिक्स में हम पढ़ते किस किस चीज को है, तो सबसे पहले हम बात करें भाई कि ऑप्टिक्स हमारे पास में प्रकाशिकी है क्या भाई। ये अपने आप में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकाश के व्यवहार और गुणों का क्या करती है भाई, अध्ययन करती है, जिसमें पदार्थ के साथ साथ उसकी अंतःक्रिया, संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको बेसिकली क्या मान सकते हैं, नॉर्मली अगर हम कहें तो हमारे पास प्रकाशिकी एक ऐसी भौतिकी है भाई, एक ऐसी फिजिक्स का हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट को लेकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। प्रकाश के हम सारे गुणों को लेकर इसमें अध्ययन करेंगे, सभी प्रकार की घटनाओं का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं ना जी। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीड बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो यहां तक की चीजें हमें याद रखनी है कि यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइट की जो बिहेवियर है और प्रॉपर्टी है इन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है भाई, कैसे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, कैसे प्रकाश गमन करता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम प्रकाशिकी को बांटने की कोशिश करें भाई, जो ऑप्टिक्स है इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। तो ऑप्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक हमारे पास में होता है किरण प्रकाशिकी, जिसे हम कहते हैं दोस्त रे ऑप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, है ना जी, यही हमारे सिलेबस में है भाई। सेकंड हमारे पास होती है तरंग प्रकाशिकी, जिसे हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स हमारे पास सिलेबस में अभी फिलहाल में नहीं है, तो हमें रे ऑप्टिक्स के विषय में पढ़ना है। अब पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो रे ऑप्टिक्स पढ़नी है भाई, किरण को लेकर जो प्रकाशिकी हमें यहाँ पर पढ़नी है, उसमें हम किन किन घटनाओं को देखने वाले हैं, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हमारे पास में आती है। तो देखिएगा, किरण प्रकाशिकी हम कहते किसको है भाई, कि यदि देखिए प्रकाश को सीधी रेखा वाली किरणों के रूप में वर्णित करता है तो किरण प्रकाशिकी हमें क्या बताती है भाई, तो किरण प्रकाशिकी ने हमें बताया कि प्रकाश कैसे चलता है, तो सीधी रेखाओं के रूप में हमारा प्रकाश गमन करता है। मतलब एक सीध में प्रकाश की किरणें हमारी क्या होती है, चलती है ना जी। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी घटनाएं आएंगी। प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, जब यह सतहों और अभिकलन के साथ संपर्क करता है, जिससे प्रतिबिंब और अपवर्तन जैसी घटनाएं शामिल होती है। इसका मतलब यहां पर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है कि किसी भी वस्तु की इमेज कैसे बनती है भाई, प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे सपोज अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हो गए, दर्पण के सामने आप खड़े हैं भाई, इन फ्रंट ऑफ मिरर यू आर स्टैंडिंग, तो मिरर के सामने अगर आप स्टैंड करे हैं, खड़े हुए हैं, तो आपका एक इमेज बनता है सामने। आपको क्या बनता है, एक अपने आप की सेम आपके जैसा एक व्यक्ति आपको सामने दिखाई देगा, तो वो आपके पास में क्या कहलाता है, अपना प्रतिबिंब कहलाएगा या इमेज कहलाएगी। तो इमेज बनती कैसे है, और भी घटनाएं आपने देखी होगी
होगी भाई कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे सपोज हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो हम उस पेड़ को कैसे देख पा रहे हैं, है ना जी। दिन में तो हम देख पा रहे हैं आसानी से, लेकिन अंधेरे में हम देख नहीं पा रहे। अब उजाले और अंधेरे दोनों के बीच में फर्क किसका आया? केवल और केवल प्रकाश का फर्क आया। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी चीज को क्यों देख पा रहे हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी चीज को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये सारी घटनाओं का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। और हमने देखा है भाई, पानी को में भरे हुए एक जार में अगर हम एक पेंसिल को डुबाते हैं तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये घटना भी क्यों हो रही है ना जी? रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पर समझने वाले हैं भाई, तो पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाशिकी हमें बताती क्या है भाई, है ना जी। प्रकाशिकी हमें बताती क्या है, तो पहला हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्टिक्स को लेकर ही हम क्या करने वाले हैं, पहला डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं किस चीज को है कि प्रकाश हमारे पास में होता क्या है, लाइट हमारे पास में एक्चुअल में क्या चीज है। तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, प्रकाश अपने आप में है क्या भाई? तो प्रकाश को हम कहते हैं एक विकिरण है ना जी। प्रकाश अपने आप में क्या है दोस्त? तो जो हमारे पास में यहाँ पर लाइट है भाई, है ना जी, लाइट है या हम इसको कहते हैं प्रकाश, ये अपने आप में एक विकिरण है भाई, इसको याद रखेंगे। प्रकाश अपने आप में हमारे पास में क्या है दोस्त? एक विकिरण है। और प्रकाश अपने आप में एक कैसा विकिरण है? तो आप याद रखेंगे, प्रकाश अपने आप में एक भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश अपने आप में क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है भाई, ये आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हमारे पास में होता है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हम इसे जान सकते हैं। तो प्रकाश अपने आप में क्या है दोस्त? याद रखिएगा, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारे पास में हो जाता है। इसी की उपस्थिति में भाई, जिसी के माध्यम से हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु को केवल उजाले में देख सकते हैं। जब प्रकाश उपस्थित होगा तभी हम वस्तु को क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं, अन्यथा हम वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते, है ना जी। हम वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते। केवल उल्लू में यह सक्षमता होती है कि वो अंधेरे में वस्तुओं को देख सकता है, हम लोग नहीं देख सकते, है ना जी। अंधेरे में देखने के लिए फिर हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब हम अंधेरे में चीजों को देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप पायरेट्स जानते होंगे, समुद्री डाकुओं की अगर आपने पिक्चर देखी होगी भाई, तो वो लोग अपनी एक आंख के ऊपर काली पट्टी लगाया करते थे। क्यों लगाया करते थे? ताकि उस आंख की आदत पड़ जाए, वो आंख यूज टू हो जाए कि उसको अंधेरे में ही देखना है। तो धीरे धीरे क्या होती थी भाई, वो लोग अंधेरे में काफी अच्छे से देख पाते थे, है ना जी। तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा। अब देखिएगा, हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं भाई? प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। तो देखते हम कैसे हैं, किसी भी वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं या उसकी इमेज हमारी आंखों में कैसे बनती है, इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, किसी भी वस्तु से टकराकर आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर टकराने के बाद प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक अगर नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उस वस्तु को कभी भी नहीं देख पाएंगे, हम उस वस्तु को कभी भी नहीं देख पाएंगे, है ना जी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्त, ये चाल बहुत ज्यादा होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ये चल जाती है। अगर हम इसको नॉर्मल अपनी भाषा में कहें, तो प्रकाश की जो गति होती है भाई, ये हमारे पास में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जो प्रकाश गति करता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है भाई? गति कर जाता है। 3 लाख किलोमीटर क्या करता है? गति कर जाता है। और अकॉर्डिंग अगर हम आइंस्टाइन के हिसाब से समझे, तो आइंस्टाइन ने जो हमें सापेक्षता का सिद्धांत बताया था भाई, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिएगा कि पृथ्वी पर अगर कोई भी वस्तु है, प्रकाश की गति से ज्यादा गति संभव ही नहीं है। प्रकाश की गति से तेज आप नहीं चल सकते हैं, इससे फास्ट आप कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए थ्योरेटिकली ही ये पॉसिबल है, अगर हम ऐसी कोई मशीन बना पाए, अगर हम ऐसी कोई मशीन बना पाए कि जो प्रकाश की गति से अगर तेज चलने लगे, तो उसके लिए क्या होगा भाई? समय स्थिर हो जाएगा, उसका टाइम क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, उसका टाइम नहीं बढ़ेगा। ये हमारे पास में क्या है भाई? टाइम ट्रेवल करने के लिए एक हाइपोथेसिस है। केवल और केवल ये क्या है? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि हम इतनी गति से नहीं चल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी गति से चलेंगे तो हम छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे, अणु परमाणुओं में हम क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये गति तो हमारे पास अभी तक संभव ही नहीं है, बहुत ज्यादा तेज गति हो जाती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणों की गति है भाई, तो यही गति हम बहुत सारी जगह देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपके जितने भी विद्युत चुंबकीय सिग्नल हैं, जिन्हें हम सिग्नल कहते हैं, चाहे आप किसी से फोन पे अगर आप बात कर रहे हैं,
10,000 किलोमीटर दूर भी वो बैठा है, तो जो आपका सिग्नल निकल के, जो आपकी आवाज है भाई, जो सिग्नल निकल कर जा रहा है, वो भी इसी गति से चलेगा, है ना जी, वो भी हमारा इसी गति से चलने वाला है। तो सारे प्रकार के सिग्नल, चाहे आप वाईफाई के सिग्नल की बात करें, चाहे ब्लूटूथ के सिग्नल की बात करें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की सहायता से चलते हैं। इनकी गति भी कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हमारे पास में होने वाली है। अब देखिएगा, यहां पर हमारे पास ह्यूमन की आई दी गई है भाई, ह्यूमन की आई दी गई है। तो देखिए हमारे पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, सपोज ये हमारे पास में एक बल्ब है भाई, तो इस बल्ब का जब आप प्रतिबिंब देखेंगे कहां पर बनता है दोस्त, तो प्रतिबिंब बनता है पीछे रेटिना पर, और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रतिबिंब आपको देखने के लिए मिलेगा उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, सामने हमारे पास लेंस होता है, आई के सामने हमारे पास में एक लेंस लगा होता है। तो ये हमारे पास में याद रखने वाला पॉइंट है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्त, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसको आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, प्रकाश के हम कुछ गुणों को लेकर बात करते हैं, प्रकाश के हम कुछ गुणों को लेकर बात करते हैं जिनकी चर्चाएं हम लोग बहुत शुरुआती क्लासेस से करने लगते हैं भाई। चौथी पांचवी से हम लाइट को लेकर थोड़ा जानकारी लेने लगते हैं, है ना जी। प्रकाश को लेकर अगर हम बात करें शुरुआती तौर पर, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, है ना जी, जब हम किरण प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम प्रकाश को लेकर बात करते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या है भाई, एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब अगर किसी भी वस्तु से लाइट चला है, जैसे अगर हम सपोज मान लें हमारे घर में एक लैंप लगा हुआ है भाई, हमारे घर में एक लैंप लगा हुआ है और इस लैंप के अंदर तंतु है, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो देखिए इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं दोस्त, तो यहां से प्रकाश की किरणें कुछ ऐसी निकलती हैं भाई, सीधी सीधी ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, गमन करने लगेगी। यहां से अनगिनत ऐसी किरणें निकलेंगी और ये कैसी चलेंगी, सीधी सीधी क्या होंगी भाई, चलने वाली है। अब ये आगे जाके टकरा कर क्या होगी भाई, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन चलेगी कैसे, जब तक अगर कोई माध्यम, कोई भी रुकावट नहीं आती है, ये सीधी गति करेंगी। टकराने के बाद में भी ये सीधी रेखा में ही गमन करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, प्रकाश तरंगें प्रकृति में कैसी होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं भाई। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि एक प्रकाश है, उसमें आपके पास में 4 ऑप्शन रहेगा भाई, विद्युत तरंग है, चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारे पास में प्रकाश हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य परावर्तित हो जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है दोस्त, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कहता है आपसे, ये वाला पॉइंट आपसे क्या कहता है, तो देखिएगा प्रकाश क्या है दोस्त, तो अगर हम यहां पर बात करें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा भाई, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी। किसी माध्यम में प्रकाश स्लो चल सकता है, किसी माध्यम में प्रकाश फास्ट चल सकता है, लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे कि प्रकाश की जो भाई आवृत्ति है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के रूप में बात करते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी दोस्त, कांस्टेंट बनी रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो प्रकाश जो विद्युत चुम्बकीय एक तरंग है भाई, उसका गुण ही परिवर्तित हो जाएगा, उसके गुणों में ही परिवर्तन आ जाएगा। वो शायद विजिबल लाइट भी ना बचे, इसमें हमें दिखाई भी ना दे, ऐसे भी रेडिएशन हो सकते हैं, है ना जी। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही एक हमारे पास रेडिएशन आता है जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, है ना जी। इंफ्रारेड जिसे हम कहते हैं अवरक्त तरंग कहते हैं, जो टीवी के रिमोट्स में सामने की तरफ लाइट लगा होता है वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड वाली तरंगों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का कैमरा आपका इंफ्रारेड को पकड़ लेता है। तो आप टीवी के रिमोट को रखिएगा और मोबाइल के कैमरे को रखिएगा, रिमोट में बटन प्रेस कीजिएगा, आपको वो लाइट जलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम अपनी आंखों से इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हैं। तो गुण चेंज हो जाएंगे भाई, आवृत्ति ही बदल जाएगी, तो जो गुण है पूरे के पूरे बदल जाएंगे। इसीलिए प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे अगर हम बात करें कि एक लाइट हमारे पास में है ना जी, लाइट से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, और अब जो किरणें यहाँ पर निकल रही हैं, सपोज हमने यहाँ पर क्या करा, एक हमने कांच की दीवार निकाल दी भाई। अब ये जो प्रकाश की किरण है कांच के अंदर जाएगी, तो इसकी क्या होगी भाई, तो इसमें कौन कौन सी चेंज होगी, चाल में भी परिवर्तन आएगा और तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन आएगा। तरंगदैर्घ्य का मतलब आप कह सकते हैं तरंगों की चौड़ाई से लेकर आप बात कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्त, परिवर्तन आता है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन आवृत्ति या
फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होगा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना जी। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है भाई, है ना जी। अगर हमारे पास कोई प्रकाश का स्रोत है, उससे निकलने वाले जो भी हमारे पास सारा लाइट है, जैसे यहाँ पर एक हमारे पास लैंप है, इसको हम सोर्स मानते हैं, स्रोत मानते हैं, तो इससे जो लाइट निकल रहे हैं दोस्त, इन सभी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे, या हम इसे क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट के नाम से हम जानते हैं। सभी को कलेक्टिव रूप से हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट इसे कहते हैं, या प्रकाश पुंज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है। आगे की तरफ देखते हैं भाई, तो आगे हमारे पास में कुछ ऐसी वस्तुओं के विषय में हमें डिस्कशन करना है जो हमारे पास में क्या है भाई, दीप्त वस्तुएं कहते हैं, या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। देखिएगा, जो भी वस्तु स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित कर सकती है, जो भी वस्तु स्वयं के प्रकाश को क्या करती है भाई, उत्सर्जित करती है, मतलब जिसके अंदर कुछ लाइटिंग अगर अवेलेबल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देखिएगा, है ना जी, दीप्त वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है भाई, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट्स बाय देयर ओन। तो जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी दीप्त वस्तुएं होती हैं, वो खुद ही क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिएगा, सूर्य अपने आप में एक दीप्त वस्तु है, क्योंकि सूर्य से क्या होता है दोस्त, प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश हमारे पास बाहर की तरफ निकलता है, हम जानते हैं। फोन की स्क्रीन हम कह सकते हैं, लाइट बल्ब कह सकते हैं, जलती हुई आग भी एक क्या है भाई, दीप्त वस्तु है। या अगर आप आरजीबी लाइट आपने देखा होगा, सीपीयू में अंदर आरजीबी लाइट्स लगे होते हैं, ये भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई, दीप्त वस्तुओं के ये एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं। आगे चलते हैं, तो अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होगी भाई, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा होगा, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई वस्तु अदीप्त है, मतलब वह क्या करेगी भाई, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है ना जी, है ना जी। विच कैन नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ओन, जो स्वयं क्या करेगी, लाइट को एमिट नहीं कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अदीप्त वस्तुओं में, तो देखिएगा, चंद्रमा अपने आप में अदीप्त है भाई। आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास में स्वयं का कोई भी प्रकाश अवेलेबल नहीं है, चंद्रमा के पास में स्वयं का कोई भी प्रकाश अवेलेबल नहीं है, है ना जी। पृथ्वी अपने आप में अदीप्त है, पृथ्वी का खुद का प्रकाश है नहीं भाई खुद के पास। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होती है दोस्त, रोशन होती है, सूर्य के प्रकाश से ही क्या होती है, रोशन होती है ना जी। ये हमारे पास में कंडीशन हो जाती है। ओके, आगे देखिएगा, कुछ वस्तुएं प्रकाश को स्वयं से होकर गमन करने देती है, जबकि कुछ वस्तुएं गमन करने नहीं देती, और कुछ वस्तुओं प्रकाश आंशिक रूप से बीच से गुजर जाता है। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जिनमें से प्रकाश अगर एक निकल कर जा सकता है, तो वे वस्तुएं कैसी कहलाती हैं भाई, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, मतलब जिस वस्तु की छाया बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु से हम कहते हैं। जैसे अगर कुछ अदीप्त वस्तुएं देखें भाई, कुर्सी है, कुर्सी का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा है, एक टेबल है, एक पेन है, ये सारी चीजें क्या है, अदीप्त वस्तुओं के हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जिन्हें हमने दीप्त और अदीप्त में क्या करा हुआ है भाई, बांटा हुआ है। कुछ और अदीप्त वस्तुएं देखिएगा भाई, इनमें देखिएगा, अदीप्त वस्तुओं को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई किए हुए हैं। 3 प्रकार से कैसे हमने इसको डिवाइड करा, कि अब जो कुछ अदीप्त वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का तो प्रकाश नहीं है, लेकिन ये प्रकाश को अपने अंदर से गमन करने दे सकती है या नहीं दे सकती, या आंशिक रूप से गमन करने दे सकती है, तो इसके हिसाब से हमने बांटा। तो पहला हमारे पास में आता है भाई, पारदर्शी वस्तु या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के विषय में हम लोग थोड़ी सी चीजें देखते हैं। देखिएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त, जिसके अंदर से प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। जैसे पानी का ग्लास है भाई, कांच का ग्लास है, कांच अपने आप में ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है ना जी। कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना जी, पारदर्शी है। सेकंड हमारे पास में होती है पारभासी वस्तु भाई, पारभासी वस्तु है ना जी। अब पारभासी वस्तु क्या होती है दोस्त, जिसके अंदर से कुछ मात्रा में प्रकाश बाहर जा सकता है, कुछ मात्रा में प्रकाश क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, और कुछ मात्रा में प्रकाश को वो जाने भी नहीं देगी, मतलब हल्का सा लाइट जिसके आर पार जा सकता है, हल्का सा लाइट जिसके आर पार जा सकता है ना जी। जैसे आप देखेंगे भाई, है ना जी, बहुत सारी चीजें आती है अपारदर्शी में, है ना जी। देखिएगा, वह अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को आंशिक रूप से उसके माध्यम से गुजरने देती है, क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु। जैसे अगर आप चीज को देखें भाई, बटर को देखें, ये हल्की सी क्या होती है, अपारदर्शी सी वस्तुएं हमारे पास में होती है, पारभासी सी वस्तु हम इसको कह सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। हल्के से मात्रा में प्रकाश को ये जाने देगी, हल्के से मात्रा में प्रकाश को नहीं जाने देगी, है ना जी। आगे देखिएगा, जैसे बटर पेपर हम कह सकते हैं, ग्राउंड ग्लास आदि हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल इसके
बन जाएंगे। लास्ट बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु की भाई, इसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना जी। ओपेक ऑब्जेक्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाश अपने स्थान से आगे की तरफ नहीं जा सकता। प्रकाश अगर आया है भाई तो आगे की तरफ नहीं जा सकता है। जैसे लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, धातुओं के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो ये हमारे पास में क्या होंगे, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल इसके बन जाएंगे, है ना जी। इसको आप याद रखिएगा। और भी देख सकते हैं भाई अपारदर्शी वस्तु में लकड़ी है, धातुएं हैं, ईंट है, इनके आर पार प्रकाश हमारा नहीं जा सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा बेसिक सी चीजें हमने क्या करी यहाँ पर तैयार कर ली। पारदर्शी वस्तु क्या है, पारभासी वस्तु क्या है, इनके विषय में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं भाई। तो प्रकाश की हम सबसे पहली घटना को लेकर अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली घटना को लेकर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा प्रकाश हमारे पास में किस तरीके की वस्तु है भाई, किस तरीके का गुण है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर ये अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये गति करेगी, इसमें सारे गुण होंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग में होते हैं। तो इसका जो पहला गुण होता है भाई उसको हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिएगा सॉरी रिफ्लेक्शन हमारे पास में क्या होगा भाई, प्रकाश के परावर्तन को लेकर समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रकाश का परावर्तन हमारे पास में क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी सरल रेखा में गमन करता है, अगर उसके रास्ते में कोई एक माध्यम अगर आ जाता है जिससे टकराकर वो किसी दूसरे माध्यम में लौट जाए या उसी माध्यम में चले जाए, टकराकर क्या होता है भाई, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखिएगा जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिश सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को देखिएगा आपने कहां पर देखा होगा दोस्त, तो दर्पण में आपने बिल्कुल परावर्तन को देखा है। जब आप अपना चेहरा किसी शीशे में देखते हैं तो क्या होता है, वहां से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों तक आ रहा होगा, इसीलिए आपको क्या है भाई, अपना चेहरा शीशे में दिखाई देता है। आंखें भी हमारी परावर्तित प्रकाश को महसूस करती है। जल की सतह देख सकते हैं, मूनलाइट को आप देख सकते हैं, ये जल की सतह में आपने देखा होगा इमेज बनती हुई आपको प्रतीत होती है भाई। तो ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे दोस्त, प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास में कुछ उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिएगा प्रकाश के परावर्तन को लेकर हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो आगे देखेंगे परावर्तन होता कैसे है और परावर्तन के क्या क्या नियम हमारे पास में होते हैं। देखिएगा भाई टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के हम कुछ प्रकारों को समझते हैं। अगर देखिए हमारे पास जो सतह है, हमारे पास बिल्कुल भाई दो प्रकार की सतह हो सकती है। तो जो परावर्तन है, अगर हमारे पास बिल्कुल चिकनी सतह है दोस्त, अगर हमारे पास में जो सतह है वो अगर बिल्कुल चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, तो चिकनी सतह में क्या होगा मेरे भाई, जो प्रकाश आपका आएगा, जो प्रकाश आपका आएगा टकराने के बाद वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा, सीधा चला जाएगा, है ना जी। जो जितनी भी हमारे पास आपतित किरणें होंगी, ये जो किरणें आई, ये आई भाई सीधी, ये भी टकरा के सीधी चली गई, अगली आई दोस्त, अगली भी सीधी चली गई। तो ये जो चिकनी सतह से परावर्तन हो रहा है इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन, या हम इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना जी। ये कहां पर पाया जाएगा भाई, चिकनी सतह से पाया जाएगा, चिकनी सतह से पाया जाएगा। अब जो भी चिकनी सतह होगी, चिकनी सतह में अगर नियमित परावर्तन हो रहा है तो आप उस सतह में अपने चेहरे को देख सकते हैं, आपकी इमेज उसमें बनकर आएगी। तो जैसे कि आप कांच में अपने चेहरे को देखते हैं, तो अगर कांच पीछे से पैक है भाई, अगर हमने एक सतह कांच की पैक कर दी तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें टकराकर वापस आंखों तक आएगी, हमारी क्या बनेगी, वहां पे इमेज बनेगी, हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई देगा। लेकिन वहीं देखें हमारे पास दीवार भी तो है भाई, प्रकाश टकरा के दीवार पे से भी तो वापस आ रहा है, लेकिन दीवार पे हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते भाई, क्योंकि यहां पर क्या होता है दोस्त, जब हमारे पास में दूसरी सतह होती है, जब हमारे पास में खुरदरी सतह होती है भाई, तो यहां पर जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन होता है, या हम इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, है ना जी। इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हम इसे कह सकते हैं। देखिएगा अब अगर सतह हमारे पास में चिकनी नहीं है, खुरदरी सी सतह है भाई, तो पहली प्रकाश की किरण आई, ये टकराकर कुछ इस माध्यम में लौटेगी, सीधी सीधी प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्या होंगी भाई, उल्टी सीधी दिशाओं में क्या होंगी, विसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। तो कुछ अगर खुरदरी सतह है हमारे पास में, जब चिकनी सतह नहीं है,
अगर हमारे पास में खुरदरी सतह है भाई, रफ सरफेस है, अगर हमारे पास में रफ सरफेस है तो खुरदरी सतह से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं जब वो गमन करती हैं तो टकराने के बाद में वो अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। इस कारण वहां पर क्या होता है, सीधा सीधा कोई एक प्रतिबिंब बनने की संभावना खत्म हो जाती है। प्रतिबिंब कब बनेगा भाई, कि जब हमारे पास किरणें जाएं और सीधे टकराकर उसी स्थान पर वापस की तरफ लौट कर आ जाए, मतलब एक सीधी रेखा में क्या हो, लौट कर आ जाए, तो हमारे पास में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। अन्यथा हमारे पास में प्रतिबिंब बनने की संभावना खत्म हो जाती है। तो नियमित परावर्तन होता है किसमें, हमारे पास दर्पण में नियमित परावर्तन होता है भाई दर्पण में, इसीलिए वहां पे हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन जो अनियमित परावर्तन होता है, बाकी की अलग सतह ले लें जिसमें हमारी प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो वहां पर कौन सा परावर्तन होता है भाई, उसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। एक और नाम इसका याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन, जिसको हम कहते हैं दोस्त अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन हमारे पास में कुछ ये घटना हो जाती है दोस्त, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब हमारे पास में नहीं बनता है, प्रतिबिंब हमारे पास में नहीं बनता है। अब देखिएगा जो परावर्तन हो रहा है, जो भी हमारे पास में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई, परावर्तन के कुछ नियमों को लेकर बातें करते हैं कि परावर्तन होता कैसे है और कौन कौन से नियमों को ये फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा परावर्तन कैसे होता है भाई, तो देखिएगा अगर ये हमारे पास में इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर हम इसको हिंदी में कहें दोस्त तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं भाई, आपतित किरण हम इसको कहते हैं। तो अगर ये हमारे पास में आपतित किरण है, ये क्या हुई भाई, आके क्या हुई, एक सतह पर टकराई, आकर क्या हुई दोस्त, एक सतह पर टकराई। अब अगर ये सतह हमारे पास में प्लेन मिरर है भाई, है ना जी, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर आप जानते हैं दर्पण है। अगर ये दर्पण है दोस्त तो ये वाली सतह कैसी होगी भाई, ये वाली सतह हमारे पास होगी बिल्कुल चिकनी सतह, ये होगी बिल्कुल चिकनी सतह। अगर ये हमारे पास चिकनी सतह है तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी, अगर ये आने वाली किरण है ये टकराएगी और सीधा क्या होगी, निकल जाएगी भाई, सीधा यहाँ पर निकल जाएगी। तो जो किरण टकराने के बाद में हमारे मिलती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या हम उसे जानते हैं दोस्त परावर्तित किरण के नाम से, उसे हम जानते हैं परावर्तित किरण के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये हमारे पास हुई परावर्तित किरण, है ना जी, ये हुई आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में अगर अब हम यहां पर एक सीधे लंब की बात करें, इस दर्पण से हमने एक सीधा लंब बनाया भाई, तो इस लंब को हम कहते हैं भाई अभिलंब, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब, या हम इसे कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब कहेंगे भाई, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए दो कोण यहां पर बनते हुए आपको प्रतीत होंगे, दो एंगल आपको बनते हुए प्रतीत होंगे। तो यहां पर जो कोण बनता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है ना जी, आपतित किरण पहला होगा भाई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, है ना जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, और अभिलंब, अभिलंब है ना जी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में जो कोण होगा, अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा दोस्त, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास में कहलाता है दोस्त, इसको हम जानते हैं आपतन कोण के नाम से, इसको हम जानते हैं दोस्त आपतन कोण के नाम से। ये आपके पास लिखा हुआ भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसको हम दर्शाते हैं भाई एंगल आई से, है ना जी, इसको हम दर्शाते हैं एंगल आई से। तो ये बना हमारे पास में, यहाँ पर जो कोण बना है भाई, ये वाला जो यहाँ पर कोण बनेगा दोस्त, ये बनेगा एंगल ऑफ आई, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, है ना जी। अब देखिएगा जो हमारे पास में परावर्तित किरण है, जो हमारे पास में परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और हमारे अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा, अभिलंब के मध्य जो हमारे पास कोण बनता है दोस्त, इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, इसको हम कहते हैं भाई परावर्तन कोण, है ना जी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं, ये आपतन कोण है भाई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास में क्या होगा दोस्त, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये इसको हम रिफ्लेक्शन एंगल है, इसको हम दर्शाते हैं एंगल ऑफ आर से। तो देखिएगा अब जो नियम हमारे पास में कहता है, तो पहला नियम देखते हैं भाई, पहला नियम हमसे क्या कहता है, तो यहां पर जो हमारे पास में परावर्तन का नियम कहता है, इसका हम पहला नियम समझते हैं। तो देखिएगा परावर्तन का जो हमारे पास नियम है भाई, परावर्तन का जो नियम है उसको देखिएगा,
परावर्तन के नियम। तो पहला जो हमारे पास में नियम है भाई, पहला नियम इसका कहता है फर्स्ट पार्ट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोस्त, आपतन का जो कोण है एंगल ऑफ आई, वो हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन के कोण के बराबर होगा भाई। तो एंगल ऑफ आई हमारे पास में क्या होगा, एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा भाई, बिल्कुल बराबर होगा, है ना जी। दूसरा हमारे पास में पॉइंट क्या होता है दोस्त, दूसरा हमारे पास में पॉइंट होता है कि जो हमारे पास में आपतित किरण होती है भाई, जो हमारे पास में आपतित किरण होती है जिसको हमने इंसिडेंस रे कहा, आपतित किरण, और इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है दोस्त अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं भाई। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, एक ही सतह पर क्या होते हैं, काम करते हैं। ये दोनों हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पर नियम हमारे पास में हो जाता है, ये हमारे पास में हो जाता है। अब देखिएगा ये जो नियम है भाई, ये जो नियम है इनकी वैलिडिटी को समझते हैं कि ये जो नियम है भाई परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम है भाई ये सभी जगह वैलिड होते हैं। परावर्तन के नियम सभी जगह वैलिड होते हैं दोस्त। परावर्तन के जो नियम होते हैं भाई, ये जो परावर्तन के जो नियम होते हैं सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार की सतह के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार की सतह के लिए वैलिड होते हैं। परावर्तन के नियम जो हमारे पास में होते हैं भाई, सभी प्रकार के दर्पण की हम बात करेंगे, सभी प्रकार के दर्पण, दर्पण का मतलब क्या होगा दोस्त, मिरर हमारे पास में हो जाएगा। सभी प्रकार के जो हमारे पास मिरर है और सभी सतह, सारे के सारे सरफेस के लिए वैलिड हैं, और सभी सतह के लिए क्या है दोस्त, वैलिड है। सभी सतह के लिए क्या है भाई, वैलिड है। सभी सतह के लिए क्या है दोस्त, वैलिड है। सारी की सारी सतह के लिए वैलिड है, या वैलिड को हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं वैध है, वैध है ना जी, वैध है। हर जगह पर क्या है भाई, ये वैलिड हमारे पास में हो जाते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें सीखी है इसको हम देखते हैं भाई, इसको हम देखते हैं। देखिएगा अगर हमारे पास में भाई सभी जगह ये वैलिड है तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। अभी तक की चीजों को हमें जो पॉइंट याद रखने हैं, हमें जो पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, उन पॉइंट को हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखिएगा हमने क्या सीखा भाई, अगर हमारे पास चिकनी सतह है, स्मूथ अगर हमारे पास में सरफेस है कहीं पर भी, है ना जी, अगर हमारे पास में चिकनी सतह है दोस्त, तो चिकनी सतह से हमेशा कैसा परावर्तन होता है, तो चिकनी सतह से हमेशा नियमित परावर्तन होता है ना जी। चिकनी सतह से हमेशा कैसा परावर्तन होता है दोस्त, तो नियमित परावर्तन हमारे पास हमेशा होता है ना जी। नियमित परावर्तन हमारे पास में हमेशा होता है, और ये जो नियमित परावर्तन होता है दोस्त, नियमित परावर्तन जो हमारे पास में होता है भाई, नियमित परावर्तन से हमेशा हमारे पास में क्या बनता है, तो नियमित परावर्तन से हमारे पास में प्रतिबिंब बनता है दोस्त। प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब हमारे पास में क्या बनता है, इसकी इमेज बनती है। हमारे पास में क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है ना जी। नियमित परावर्तन कहें इसको हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं दोस्त रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना जी। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब ही होगा तभी आपके पास में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब सेकंड हमारे पास में क्या चीज है भाई, तो सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास में, जब हमारे पास में चिकनी सतह ना हो भाई, अगर हम कहीं पर खुरदरी सतह की बात करें, अगर हम खुरदरी सतह की अगर बात करें तो खुरदरी सतह से नियमित परावर्तन नहीं हो पाता है। खुरदरी सतह से कैसा परावर्तन होता है भाई, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा परावर्तन दोस्त, तो यहां से हमारे पास में अनियमित परावर्तन होता है, यहां से हमारे पास में अनियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन होने के कारण क्या यहाँ पर प्रतिबिंब बन पाएगा भाई, क्या हमारे पास यहाँ पर इमेज बन पाएगी,
तो प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा दोस्त, नहीं हमारे पास में बन पाएगा। और भी क्या चीजें हमने सीखी कि प्रकाश अपने आप में क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्त तो ये इसकी गति क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड है ना जी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है भाई, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है ना जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली है। चलिएगा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं आसान से, है ना जी। देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या दिया है भाई, क्वेश्चन आपको दिया है कि एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण, अ रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण सतह से 35 डिग्री के कोण पर, 35 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है मतलब सतह पर आती है भाई, आपतित होती है ना जी। 35 डिग्री के कोण पर क्या है भाई, आपतित होती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण है ना जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, है ना जी। सेकंड हम इसमें पूछ लेते हैं कि परावर्तन कोण भी क्या होगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा। अब आप तो जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, लैंग्वेज में आपको बताते जा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, हमारे पास में एक सतह है भाई, प्रकाश की किरण सतह से 35 डिग्री के कोण पर क्या हो रही है दोस्त, आई। तो ये हमारी प्रकाश की किरण आई, ये सतह से कितने डिग्री पर आई भाई, 35 डिग्री के कोण पर आई। अब ये जब आई है भाई तो ये आगे भी जाएगी टकरा के, ये टकरा कर क्या हुई, आगे भी चली गई, है ना जी, टकरा कर आगे भी चली गई। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बीच में क्या होगा दोस्त, एक नॉर्मल होता है, अभिलंब हमारे पास में होता है। अगर ये अभिलंब है तो देखिएगा अभिलंब या लंब जिसे हम कहते हैं वो कितने डिग्री पर होता है भाई, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल है पूरा 90 है। अगर ये 35 है दोस्त तो ये बचा वाला कितना होगा, 45 डिग्री, ये बचा वाला कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो देखिए इसी को तो हम आई कहते हैं। तो एंगल ऑफ आई अगर हमारे पास कितना हो गया भाई, 45 डिग्री का कोण हो गया, तो इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, है ना जी, इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना जी, या हम इसको कहते हैं आपतन कोण। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 डिग्री। अगर हमारे लिए आपतन कोण 45 डिग्री हो गया तो यहां पर बनेगा परावर्तन कोण, वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर परावर्तन कोण की बात करेंगे दोस्त, तो परावर्तन कोण भी हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ आर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। देखिएगा क्या हमने यहाँ पर किया है, इसको समझिएगा, क्या हमने किया है, ये हमारे पास में क्या था दोस्त, नॉर्मल था, अभिलंब था। ये कितने डिग्री पर होता है, तो आप जानते हैं लंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है, लंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है। अब हमारे पास एक प्रकाश की किरण आई भाई, ये जो प्रकाश की किरण है ये सतह से कितने डिग्री पर आई, 35 डिग्री पर। अगर ये 35 डिग्री है भाई तो यहां से अगर एन तक बात करें 90 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री, है ना जी, 55 डिग्री होना चाहिए वैसे भाई, है ना जी। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 55 डिग्री, है ना जी, 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, है ना जी। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 55 डिग्री, है ना जी। 55 5 60 30 90। अगर ये 55 पे आया तो जाएगा कितने पे भाई, 55 पे ही जाएगा, 55 पे ही जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना निकल कर आया दोस्त, 55 डिग्री हमारे पास में निकल कर आया हुआ है। 55 डिग्री हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर एंगल निकल कर आया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 आया और रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना आया भाई, 55 डिग्री हमारे पास में निकल कर आया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बनी भाई, कि आने का कोण 55 है तो जाने का कोण भी कितना होगा, 55 हमारे पास में होने वाला है। तो ये हमारे पास में कुछ बढ़िया सी चीजें थी, ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पर पॉइंट हमारे लिए हो जाते हैं, है ना जी। आगे चलिएगा, कुछ चीजों को लेकर बात करते हैं। तो एक चीज और हम देखते हैं भाई, प्रतिबिंब को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं आज की क्लास में, कि इमेज हमारे पास में क्या होती है, प्रतिबिंब हमारे पास में क्या होता है। तो देखिएगा इमेज या प्रतिबिंब
जिसे हम कहते हैं, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे दो भागों में बांटा जा सकता है भाई? या तो हमारे पास प्रतिबिंब होगा दोस्त वास्तविक रूप में, या हमारे पास प्रतिबिंब होगा काल्पनिक रूप में, है ना जी। तो पहले हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब भाई कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है। अब चूंकि हमने अभी लेंस वगैरह ज्यादा नहीं पढ़े हैं, तो अभी आप केवल इसको याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलता है? जब किसी बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद में, दोनों घटनाएं होने के बाद में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप में अगर मिलती है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, है ना जी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दोस्त, इसे देखा जा सकता है या पर्दे पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें प्रोजेक्टर या सिनेमा के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वो अपने आप में कैसा होता है दोस्तों? एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि हम उसको एक स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं। तो रियल इमेज क्या होगी भाई? जहां पर जो लाइट की रेज है वो एक्चुअल में किसी एक पॉइंट पर क्या होगी? जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जाकर मिलेगी, एक्चुअल में मिलेगी भाई, प्रतीत नहीं होंगी, एक्चुअल में क्या होंगी? उस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। तो यहां पर क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सेकंड अगर हम बात करें दोस्त प्रतिबिंब की, तो अगला हमारे पास में प्रतिबिंब क्या हो जाता है दोस्त? दूसरा हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब यहां पर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमारे पास में क्या होता है कि जहां पर हमारे पास में जो प्रकाश की किरणें हैं मिलती हुई दिखाई देंगी लेकिन वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी लेकिन वास्तव में नहीं मिलेंगी। आभासी प्रतिबिंब हमारे सापेक्ष सीधा बनता है। जैसे अगर दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है भाई, वो अपने आप में क्या होता है भाई? एक आभासी प्रतिबिंब होता है। उसकी हम इमेज नहीं बना सकते, पर्दे पर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से हमारे पास में क्या होते हैं भाई? इमेज हमारे पास में हो जाती है ना जी। ये हमारे पास में इमेज हो जाता है। तो पहला प्रकार है हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब, सॉरी हमने पहला पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा देखिएगा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है भाई? आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो यहां पर हमें क्या होती है भाई? प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद विसरित होती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें विसरित हो गई। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। समतल दर्पण आप सभी यूज करते हैं भाई। घरों में जो हम लोग शीशे का यूज करते हैं वो अपने आप में क्या होता है दोस्त? एक समतल दर्पण होता है। इसमें आपको अपनी इमेज कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है, अपनी इमेज इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप इस इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस इमेज को आप केवल देखकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये वस्तु के सापेक्ष सीधा सा बन जाता है भाई, सीधा बन जाता है ना जी। जैसे देखेंगे ये लेंस की सहायता से बना हुआ प्रतिबिंब है भाई। ये ऑब्जेक्ट है, इसका देखो इतना बड़ा ये व्यक्ति है, इसकी इमेज बनी छोटी सी, इतने बड़े व्यक्ति की इमेज बनी छोटी सी। तो ये अपने आप में क्या होगी? एक आभासी प्रतिबिंब हमारे पास में हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं भाई। आज हमने सीखा किस चीज के विषय में? तो आज हमने सीखा प्रतिबिंब तक के विषय में और बेसिक हमने जानकारी ली। कल से हम लोग जो आगे टॉपिक लेकर चलेंगे, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई दर्पण को लेकर, कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास में कैसे कैसे दर्पण होते हैं। उन सभी को लेकर हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे? डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपने सभी चीजों को बढ़िया से समझा होगा। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स को एक बार पढ़िएगा और कल की क्लास में आइएगा, ताकि हम और आगे की चीजें क्या कर सकें? डिस्कस कर सकें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्त।